बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप कह सकते हैं कि मुस्लिम हिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं और ये टॉपिक है सिंध पर अरब आक्रमण। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग याद रखें कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर हुआ है वह किसका है। आप कहेंगे कि सर अरबों का है, मतलब जो अरब आक्रमणकारी हैं ये इनका पहला अभियान है ये, ठीक है। और लेकिन आप याद रखिएगा, सिंध पर इस्लामिक राज स्थापित करने वाले मतलब प्रथम आक्रमणकारी तो आप जानते हैं। आक्रमणकारी ये कौन है, तो आपने ये जान लिया कि ये अरब के लोग हैं, ठीक है। लेकिन भारत में अरबों ने किसी इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं किया था। भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने किया था। आप कहेंगे कि सर तुर्कों ने किया था। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, ये 2 पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला व्यक्ति जिसने इस्लाम के मार्ग का निर्माण किया था, मतलब इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग, इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग ये किसने बनाया, तो आप कहेंगे कि सर महमूद गजनवी ने बनाया था। महमूद गजनवी ने बनाया। लेकिन बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है इस्लामिक राज्य को किसने स्थापित किया, चौथा पॉइंट है ये, इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आप बोलोगे कि सर वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। यहाँ आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और हम 5वां पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे लेकिन इस्लामिक राज्य को वैधानिकता किसने दिया। इस्लामिक राज्य को वैधानिकता किसने दिया था, तो आप बोलोगे कि सर इल्तुतमिश ने दिया था। इल्तुतमिश ने दिया। मैं एक बार आपकी बेहतरी के लिए और बताना चाहूँगा कि हम सिंध पर अरब के आक्रमण को पढ़ने जा रहे हैं और तब हमने आपसे कहा था कि यह मुसलमानों का पहला आक्रमण है भारत पर, इस्लामिक दुनिया का पहला आक्रमण है। तो जो पहला आक्रमणकारी है वो कौन है, वो अरबी लोग हैं। और इस्लामिक राज्य के स्थापना करने वाले लोग अरबी लोग नहीं हैं, वो तुर्क लोग हैं, ठीक है। अरबी लोग यहाँ स्थापित नहीं कर पाए थे इस्लामिक राज्य को, क्योंकि वो सभ्य थे। लेकिन तुर्कों की तलवार और उनके बल ने भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित किया था, ठीक है। इन तुर्कों के अंदर जोश था, क्योंकि नवजात मुसलमान थे, नए नए मुसलमान बने हुए थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपने जोश और बल दोनों का प्रयोग करके यहाँ पर इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग बनाया था। बच्चों, इस्लामिक राज्य की स्थापना किया था तुर्कों ने। इस्लामिक राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, आप कहोगे कि सर महमूद गजनवी था, ये भी एक तुर्क था, ठीक है। फिर इस्लामिक राज्य की स्थापना भारत में किसने किया था, आप कहेंगे तुर्क मोहम्मद गोरी ने किया था। फिर इस्लामिक राज्य को कानूनी रूप से मतलब वैधानिकता किसने दिलाई, आप कहोगे कि सर इल्तुतमिश ने दिलाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अभाव में आप कमज़ोर से देखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपके मन में नहीं आता। अब हम एक पॉइंट आपसे और करेंगे, हम आगे कोई बात करें। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सिंध क्या है यार, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर हम सिंध को उतार लें, बीच में ला दें, देखो ये सिंध हो गया। अब यार देखो, सिंध का ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ये उत्तरी हिस्सा हो गया और यह
पश्चिमी दक्षिणी हो गया, और यह कौन सा हुआ, पश्चिमी हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंध के उत्तर में क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ठीक है उत्तर पश्चिम भी कर लो आप, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंध की लोकेशन आज कहाँ है, तो आप कह देना कि सर वर्तमान में यह भारत के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत के कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। क्लियर, मतलब हमारे गुजरात की बाउंड्री का निर्माण करता है ये। ठीक है, और जब आपने भारत के नॉर्थ वेस्ट में या वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, किसको देख लिया है, सिंध को देख लिया, तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, सिंध के पश्चिम में बलूचिस्तान है, और ये उत्तर पश्चिम में तो आप देख ही रहे हैं वर्तमान का भारत है। और अब यहाँ पर देखिए सिंध के उत्तर में क्या है बसा हुआ है, आप कहेंगे सर पाकिस्तानी पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है सर। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि पूर्व में क्या है, तो आप कहोगे कि सर पूर्व में भारत का एक समृद्ध प्रांत गुजरात और राजस्थान है। ठीक है ना, गुजरात और राजस्थान सिंध के पूर्व में है, और सिंध हमसे कहाँ है, आप कहेंगे उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, और अब प्रश्न आता है, ठीक है, कि दक्षिण में क्या है, तो आप कहेंगे सर बाब ए इस्लाम है, बाब ए इस्लाम है। अब बाब ए इस्लाम क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अरबी भाषा में अरब सागर को क्या कहा जाता है, बाब ए इस्लाम है। याद कर लीजिए ना, बाब ए इस्लाम या अरब सागर है। क्लियर, आपने इतनी बातें याद रखी। अब थोड़ा सा हम लोग एक बात आपको और याद रखें, मुसलमान कहाँ से प्रवेश किए थे, या इस्लाम ने भारतीय जो भूभाग है उसमें कहाँ से एंटर किया था। आप कहोगे कि सर सिंध से ही किया था सर। ठीक बच्चों, कहाँ से प्रवेश किया है, सिंध से किया है। तो क्या हम सिंध को इस्लाम का प्रवेश द्वार ना कह दें, कहेंगे तो आप कह दीजिएगा सिंध को इस्लाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इस्लाम का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाता है, प्रवेश द्वार। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि हम थोड़ा सिंध के बारे में जान लें। ठीक है ना, तो पढ़ने में फिर इंटरेस्ट कुछ और ही होगा, अन्यथा हम मुश्किल में आएंगे। ठीक है, तो ये जितनी बातें हमने आपसे किया है, आप याद रख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपके बीच में बहुत इजीली नरेशन किया है। अब प्यारे बच्चों, आपके बीच में मैटर हमने बहुत सारा दे दिया है, और आप उसे देख रहे होंगे कि ये पूरे के पूरे मैटर वो हमने बहुत सम से दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे जया नहीं जाने देंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सिंध के बारे में। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि सिंध संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर ना, क्लियर। और आप याद रखिएगा सिंध का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सिंध नदी से सिंचित भूभाग। सिंध क्या है, आप कहेंगे कि सर सिंध और उसकी सहायक नदियाँ यार, और उसकी सहायक नदियों से सिंचित भूभाग ही सिंध है। ठीक है, अब जरा इसका इतिहास हम लोग देख लेते हैं कि यह सिंध का इतिहास क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया था, मतलब जब आप पालने में थे, इतिहास के पालने में थे, तो आप याद रखिएगा आपने एक सभ्यता पढ़ा था, और उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता पढ़ा था ना। तो आप याद रखिएगा कि अब से कोई 4000 साल पहले इसी भूभाग पर
विश्व की एक प्राचीन और महान सभ्यता बसी हुई थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ये विश्व की एक प्रसिद्ध और समृद्ध सभ्यता थी। विश्व की प्रसिद्ध और समृद्ध सभ्यता थी और आज भी इस सभ्यता की विरासत हमारे बीच में मौजूद है। किस नाम से मौजूद है? आप कहोगे कि सर मोहनजोदड़ो के नाम से मौजूद है, कोटदीजी के नाम से मौजूद है, चन्हुदड़ो के नाम से मौजूद है। ठीक है ना। ये विरासत किस रूप में आप पाएंगे? आप कहोगे कि सर मोहनजोदड़ो के रूप में। सर एक आध नाम और लिख देते हैं, कोटदीजी कर देते हैं। फजल अहमद साहब की तलाश है कोटदीजी। ठीक है, चन्हुदड़ो भी करना चाहे तो आप कर लीजिए। ननी गोपाल मजुमदार की तलाश है चन्हुदड़ो। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। तो यह आज उसी विरासत को हमें याद दिलाती है। ठीक है, और एक बात और हम चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा महाकाव्यों के दौर में। और आर्य जो सभ्यता आती है वो आज, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध के ध्वंसावशेष पर जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है, ठीक है, वह कौन सी थी? आर्य सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन आज हमको एक बड़ी बात याद रखनी है। महाकाव्यों में अगर हम महाभारत युग की बात करें तो आप याद रखिएगा कि महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? जयद्रथ था। ठीक है, महाभारत काल में यहाँ का राजा जयद्रथ था और यही जयद्रथ है जिससे भगवान कृष्ण ने, ठीक है, भगवान कृष्ण मतलब आप जानते हैं ना कि हिंदुओं का एकमात्र देवता है जिसे हिंदू लोग देवता मानते हैं, वह एकमात्र कृष्ण ही हैं जिनकी ऐतिहासिकता है। ठीक है ना। तो जयद्रथ और कृष्ण के बीच लड़े जाने वाले युद्ध का विवरण महाभारत में है। ठीक है, और महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन है? जयद्रथ है। तो जयद्रथ इसमें क्या किया गया था? मार दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पूरा क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र, यह कभी किसका क्षेत्र था? तो आप कहोगे कि सर यह क्षेत्र कभी एक समृद्ध हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। मतलब आप कह सकते हैं हिंदू सभ्यता और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। कौन? सिंध। लेकिन अफसोस कि ये शांतिप्रिय रहने वाला जो सिंध है आज बहुत अशांत है। ठीक है, लेकिन अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि जब भारत पर यवन आक्रमण हुआ था, यवन आक्रमण, या आप कह सकते हैं कि भारत पर पहला यवन आक्रमण किसने किया था? आप कहेंगे कि सर सिकंदर ने किया था। सर सिकंदर या अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है बच्चों, सिकंदर या अलेक्जेंडर ने किया था। और उस समय यहाँ सिंध का शासक कौन था? आप कहोगे कि सर उस समय सिंध का शासक शशि था। शशि था। क्या था? सिंध का शासक था। ठीक है, तो सिकंदर के सामने ये पराजित होगा और जब ये पराजित हुआ तो सिकंदर ने सिंध पर अधिकार कर लिया था। और जब सिंध पर उन्होंने अधिकार किया तो वहाँ पर अपना गवर्नर या छत्रप, ठीक है, छत्रप, ये किसके छत्रप हैं? फिलिप सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो छत्रप कौन बना? आप कहेंगे फिलिप बन गए थे। ठीक है, और बच्चों यही फिलिप है जिसके विरोध में वार लड़ा था किसने? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्लियर। अब चंद्रगुप्त मौर्य और फिलिप के बीच जो विद्रोह हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें कौन मार दिया गया था? फिलिप मार दिया गया था। ठीक है, और इसी की मौत पर जस्टिन ने कहा भी था कि भारतीयों ने अपने कंधे से गुलामी के जुए को उतार फेंका है। किसने कहा था? आप कहेंगे जस्टिन। जस्टिन ने तब कहा था कि भारतीयों ने अपने कंधे से गुलामी के जुए को उतार फेंका है। ठीक है ना बच्चों। अब ये देखिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और फिलिप के बीच जंग होता है तो इसमें फिलिप तो मार दिया गया है।
अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, फिलिप के मौत का प्रभाव क्या पड़ा। आप कहेंगे सिंध ये चंद्रगुप्त का हो गया। सिंध किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। और सिंध जैसे ही चंद्रगुप्त का होगा वैसे ही पंजाब का जो शासक रहेगा यूनानी या यवन क्षत्रप यूडेमस, ये 317 बीसी में, ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व में, ठीक है, ये क्या करेगा, पंजाब को छोड़ करके भाग जाएगा। और बच्चों इस प्रकार से सिंध और पंजाब पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विजय यात्रा को प्रारंभ किया था उसी विजय यात्रा का परिणाम क्या था? तो आप कहेंगे सर एकीकृत भारत या अखंड भारत का निर्माण, ठीक है, क्लियर ना बच्चों? एकीकृत इंटीग्रेटेड इंडिया का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। कैसे? सिंध पर अधिकार करने के बाद ही यह संभव हो पाया था। अब बच्चों इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि थोड़ा हम और चले नीचे कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में क्या हो रहा है। देखो जो 8वीं शताब्दी ईस्वी है, इस समय भारत पुनः बिखर चुका था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुप्तों के विनाश के बाद या मौर्यों के विनाश के बाद, अगर हम शुरुआत से देखें तो मौर्यों ने इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया जरूर था, परंतु मौर्यों के मरने के बाद या मौर्य वंश के मरने के बाद या पतन के बाद देश पुनः टूट गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा था, ठीक है। फिर कनिष्क ने या कुषाणों ने इसको एकता देने का प्रयत्न किया था और इसके बाद कुषाणों के बाद भी यह देश टूट गया। मतलब हम और हमारा देश बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार जुड़े हैं। इसके बाद गुप्तों का दौरे ज़माना आता है और पुनः गुप्तों ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया था, लेकिन गुप्तों के जाते ही या गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद ही फिर क्या होगा? आप कहेंगे यह देश पुनः टूट जाएगा। फिर हर्षवर्धन आएंगे पुष्यभूति वंश को लेकर, उन्होंने उत्तर भारत को जरूर एकता के सूत्र में पिरोया था, लेकिन जैसे ही वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन का अंत होगा 647 में, वैसे ही राजपूतों का दौरे ज़माना आता है। और राजपूतों के दौरे ज़माना में इस देश के कितने टुकड़े हुए, ठीक है, इतिहास के पन्नों में देख करके हम दंग रह जाते हैं। और उसी अनेकता का परिणाम था भारत में इस्लामिक राज्य की सफलता, ठीक है ना। तो अब ये दौर आया 8वीं शताब्दी ईस्वी। तो 8वीं शताब्दी में भारत बिखरा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ 8वीं शताब्दी में यहाँ कौन शासन कर रहा था सिंध में? आप कहेंगे कि सर रायवंशी लोग शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहा था? आप कहेंगे कि सर रायवंशी लोग यहाँ शासन कर रहे थे, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है, रायवंशी लोगों का जो अंतिम शासक है, वो कौन है बच्चों? तो आप कहोगे राय साहसी सेकंड है। अमूमन हमने देखा है कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ देशभक्त तो बहुत होते हैं, ठीक है, उनमें अदम्य साहस भी होता है और हंसते हंसते वे अपनी जान का या प्राणों के न्यौछावर कर देते हैं, वहीं हमने देखा है कि यहाँ पर देशद्रोही भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए जो राय साहसी है, इसका एक ब्राह्मण मंत्री है। कौन है? ब्राह्मण मंत्री है। ये क्या करेगा? यह इसका नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, चच या चाच भी लिखते हैं, ठीक है, चच या चाच। अब ये जो चच है, इस पर एक किताब लिखी गई है, चचनामा, अली अहमद की किताब है चचनामा। अली अहमद। और अली अहमद सर ने बहुत कुछ सिंध और ये जो वंश हैं इनके बारे में विवरण दिया है। तो ये क्या विवरण देते हैं? इनका कहना है कि जो राय साहसी हैं
इसका जो ब्राह्मण मंत्री है चच, इसने क्या किया, ठीक है, एक ही काम है, मार दो इसको, रायसासी को, और जो इसकी विधवा है इससे कर लो विवाह। तो चच ने यही काम किया, इस विधवा से इसने विवाह कर लिया, और जैसे ही विवाह कर लिया तो इसने क्या किया, किस वंश का अंत कर दिया, मतलब राजा की हत्या कर दी, उसकी विधवा, उसकी संपत्ति का अपहरण करके इसने क्या किया, पूरे के पूरे वंश को समाप्त कर दिया है। किस वंश को, रायवंशी वंश को समाप्त कर दिया। अब इसने एक नया वंश स्थापित किया था जिसे हम लोग कहते हैं ब्राह्मण वंश, ठीक है। और बच्चों, इस ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन आएगा, तो आप कहोगे कि सर इस ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक आएगा वो आएगा चच, ठीक है ना, ये चच आएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, चच के बाद और कौन कौन लोग आए हैं, तो आप कह दोगे कि सर चच के बाद, ठीक है, अगला जो शासक आएगा चंद्र आएगा, चंद्र, और चंद्र के बाद कौन आएगा, तो आप कह दोगे कि सर चंद्र का भतीजा आएगा दाहिर, दाहिर आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यही जो दाहिर है यह अपनी राजधानी अरोर से, कहाँ से शासन करेगा, अरोर से शासन करेगा, ठीक है ना। और इसी अरोर से जब ये शासन कर रहा है, या आप कह सकते हैं इसी दाहिर के ऊपर, ठीक है, मुस्लिमों का या अरबों का पहला आक्रमण होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो 8वीं शताब्दी में कैसा है सिंध, ये आपने जान लिया, ठीक है। और आज भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप जानते हैं कराची सिंध में ही पड़ता है, और कराची क्या है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन है, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे आप भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई कह सकते हैं, वैसे पाकिस्तान की जो आर्थिक राजधानी है उसे आप सिंध की में स्थित कराची को कह सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अरब आक्रमण, अरब आक्रमण। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आपने हेडिंग डाल दिया, अरबों से हमारा संबंध आज का नहीं है, ठीक है। अरबों से हमारा जो आक्रमण है, कोई संबंध है, ये नया नहीं है। हमारा जो अरबों के साथ व्यापारिक संबंध है यह उस समय से है जब पैगंबर मोहम्मद, या आप कह सकते हैं कि जब मोहम्मद साहब, ठीक है, अरब में अवतार ले चुके थे, ठीक है, या अवतरित हो चुके थे एक महापुरुष के रूप में, ठीक है, उस समय से हमारा इनका संबंध है, उससे पहले से भी संबंध है, ठीक है। अब इस व्यापारिक संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर, जो अरब के साथ व्यापारिक संबंध थे उसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप कह दोगे कि सर केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, ठीक है, मालाबार तट पर पहली मस्जिद आप कहेंगे कि सर पहली मस्जिद तो पैगंबर मोहम्मद के काल में स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। और यह मस्जिद कब बनी थी, आप कहोगे 630 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली मस्जिद कहाँ स्थापित हुई थी, आप कहेंगे कि सर मालाबार तट पर स्थापित हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम इस्लामिक कबीला, ठीक है, क्या ये मोहम्मद कासिम के साथ आया है, नहीं सर, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये तो पैगंबर मोहम्मद के काल में ही आ चुका था, और वह कौन था कबीला, आप कहोगे कि सर मोपला कबीला, ठीक है, ये भारत में बस चुका था, या इस्लामिक समुदाय के रूप में मोपला नामक कबीला भारत में बस चुका था, ठीक है ना। कब, बहुत पहले, ठीक है, जब पैगंबर मोहम्मद थे। देख रहे हैं आप 630 लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि हम मोपला को पढ़ेंगे 1921 में, जब मोपलाओं की विद्रोह होगा तब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और वाइसराय रीडिंग के कारण, ठीक है, इनका दमन किया गया था, और यह दमन इतना नृशंस था कि गांधी जी जैसे लोग,
ठीक है, यहाँ गए थे और इन्होंने मोपलाओं का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो फिलहाल आइए, अब सवाल इस बात का है कि अरबों ने यह आक्रमण किया क्यों था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उस समय कबीले हुआ करते थे, रेत में कबीले हुआ करते थे। अरब का मतलब रेत। ठीक है, तो वहाँ कबीले हुआ करते थे और ये कबीले करते क्या थे, लूटपाट करते थे। ठीक है, और लूटपाट करके दो काम करते थे। ठीक है, एक तो संपदा इकट्ठा करते थे, क्लियर, और फिर अपना अनुयायी बनाते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि अरबों के आक्रमण का जो कारण है कि शुरुआत है वो लूट से शुरू होती है और उसके बाद ये अपना अनुयायी बनाते थे, मतलब अपने इस्लाम धर्म का ये प्रचार भी करते थे। ठीक है, अब आप याद रखिएगा जो पहला आक्रमण होगा अरबों का, शाही आक्रमण होगा, तो आप कहेंगे कि सर पहला आक्रमण तो 636 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, कौन करता है, अरबों ने किया है और यह खंभात की खाड़ी में किया है। खंभात की खाड़ी में किया। और कहाँ किया है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप इसको पूरा थोड़ा बढ़ा दीजिए। खंभात की खाड़ी में कौन कौन है, आप कहेंगे कि सर दो बंदरगाहों को आप याद रखना है, एक तो भड़ौच को याद रखना और दूसरा देवल बंदरगाह को करना। भड़ौच आप एंशिएंट से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, और दूसरा है देवल। ठीक है, देवल बंदरगाह, क्लियर। तो बच्चों इस प्रकार से यह पहला आक्रमण माना जाता है, शाही आक्रमण माना जाता है किसका, अरबों का, 636 में। लेकिन बच्चों हमको एक और पॉइंट याद रखना है कि 643 ईस्वी में अरबों का एक और आक्रमण होता है और यह होता है देवल बंदरगाह पर। ये लिखा हुआ है देवल। ठीक है, देवल बंदरगाह पर यह आक्रमण इनका होता है 643 में। लेकिन आप याद रखिएगा ये सभी आक्रमण जितने भी हुए हैं सभी असफल रहे हैं, कोई सफल आक्रमण यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, अब अगर हम आक्रमण में सफलता की बात करें तो इसके लिए हमको एक चीज़ याद रखना है। देखिए सफल आक्रमण, ठीक है, अरबों का सफल आक्रमण। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक दो बात असफलता की जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे आपके सामने। देखिए जो ईरानी गवर्नर है, ये कौन है, आप कहोगे कि सर जो ईरानी गवर्नर है ना वो है अल हज्जाज। ठीक है, अब ये देखो जो अल हज्जाज है ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर जो अल हज्जाज है ये ईरान का गवर्नर है और इसी का दामाद है MBQ। आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम, मतलब सन इल्ला है किसका, ईरानी गवर्नर अल हज्जाज का है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अल हज्जाज ने यह आक्रमण क्यों कराया। ठीक है, तो आप कहेंगे अल हज्जाज की जो अरबी जहाज़ें हैं उस पर देवल के, या आप कह सकते हैं अल हज्जाज की जो जहाज़ें चल रही हैं, अरबी जहाज़ें कहा जाता है, उन अरबी जहाज़ों पर सिंध के डकैतों ने लूटपाट किया था। किसने, पायराइट्स ने। पायराइट्स मतलब समुद्री डकैतों ने इस पर लूटपाट किया था। तो अल हज्जाज ने जो सिंध के शासक थे दाहिर, उनसे कहा था कि आप डाकुओं को गिरफ्तार करिए और हमें सौंप दीजिए। तो दाहिर ने आंसर में कहा था कि भाई डाकू हमारी प्रजा थोड़ो है। ठीक है, तो अब उस समय अल हज्जाज ने ये कहा कि अगर वो आपकी प्रजा नहीं है तो हम उनको दंडित करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो अल हज्जाज ने दो लोगों को भेजा था। पहली बार उसने उबैदुल्लाह को भेजा था। ठीक है, लेकिन उबैदुल्लाह क्या होगा, यह असफल हो जाएगा। फिर सेकंड आक्रमण करने के लिए वो बुंदेल को भेजेगा और बुंदेल भी सफल नहीं हो पाएगा, ये भी असफल है। लेकिन जो तीसरा जो आक्रमण है वो है मोहम्मद बिन कासिम का, जिसे हमने शॉर्ट में MBQ कर दिया है, मोहम्मद बिन कासिम, और यही पहला सफल आक्रमण है अरबों का। ठीक है, अब आप डाल दें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण। ठीक है, ये सफल हो गए हैं। अब तो आप याद रखिएगा कि कोई भी आदमी, बाहरी आदमी, ठीक है, किसी भी देश या किसी भी परिवार और किसी भी समाज,
ठीक है, को तोड़ने में सफल कब होता है? ठीक है, पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हो रहा है ये कब हो रहा है? 712 ईस्वी में होता है ना। अब ये सफल कैसे हो गया? तो अभी हमने कहा था कि देखिए, किसी भी परिवार को तोड़ना है, किसी भी समाज को तोड़ना है, किसी भी देश को तोड़ना है, तो सबसे पहले यहाँ के असंतुष्टों को मिलाना पड़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया क्या कि जो सिंध के शासक थे दाहिर, इन दाहिर से असंतुष्ट लोगों को क्या करेंगे? ठीक है, अपनी तरफ मिलाएंगे। दाहिर एक ब्राह्मण है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इनसे असंतुष्ट लोग कौन हैं? ब्राह्मण ही हैं। तो उसने किया क्या कि इन ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसमें पुरोहितों की भूमिका ज़्यादा थी, ठीक है। और अब आप याद रखेंगे कि इन्हीं पुरोहितों को, और या आप कह सकते हैं असंतुष्टों को, मिला करके मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, सिंध पर अपनी विजय को दर्ज किया था। क्लियर? अब हम थोड़ा सा एमबीक्यू के बारे में जान लेते हैं। तो आप कह दीजिएगा यह अल-हज्जाज का दामाद तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह उमैयद वंश, उमैयद जो खलीफा हैं, ठीक है, उमैयद खलीफा, ठीक है, वो कौन थे? अल वालिद थे। उमैयद खलीफा अल वलीद लिखा जाता है, वलीद, ठीक है, वलीद। तो यह उमैयद खलीफा अल वलीद का क्या है? सेनापति भी है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म है वह पश्चिमी अरब के ताइफा में हुआ था। पश्चिमी जो अरब है इसका एक स्थान है ताइफ, और इसी ताइफ में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ताइफ को आप चाहें तो हिजाज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके जन्म का अगर हम वर्ष देखें तो 695 ईस्वी है, ठीक है। लेकिन मृत्यु जो इसकी हुई है, ठीक है, वो 715 ईस्वी में होती है, 715 ईस्वी में होती है। और आपको वो स्थान आप जानती हैं, आज बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध इंसेंस, प्रसिद्ध किसी अच्छाई में नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आईएस का क्या है यह एक बड़ा केंद्र है, अर्थात मोसुल में, ठीक है, मतलब मोसुल में ही इसकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? और इसका जो आक्रमण होता है, ठीक है, वह कहाँ है? ठीक है, तो आप देखेंगे पहला आक्रमण इसका देवल पर होगा। हाँ, एक चीज़ आपसे और पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ये मोसुल वर्तमान में क्या है? आप कहेंगे वासित प्रांत की राजधानी है। कौन से प्रांत की? वासित। आप ऐसे लिख करके मोसुल लिखने के बाद आप वासित कर सकते हैं। वासित प्रांत की राजधानी थी मोसुल, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है वो कहाँ हो रहा है? आप कहेंगे कि देवल पर होता है, देवल, ठीक है। अब आपको यहाँ बहुत कुछ नहीं करना है, देवल पर आक्रमण है, ठीक है ना। ये देवल क्या है? आप कहेंगे सिंध का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण चलेगा, यह आक्रमण क्या था? सीरियन घोड़े इसमें हैं, बैक्ट्रियन ऊँट इसके अंदर हैं, और इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें बधू को याद रखना है। बधू क्या है? आप कहेंगे इस्लाम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली कैनन है या तोप है, ठीक है। तो पहली तोप है ये, ठीक है ना। लेकिन ये बारूदी तोप नहीं है। क्लियर? ये पत्थर उत्थर फेंकती थी हाइड्रोलिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, ये पत्थर फेंकने का काम करती थी। तो इसमें हमने आपको जैसा कि शुरू में बता दिया था कि देवल में एक मंदिर था, ठीक है, शिवालय था। और इसी शिवालय के बारे में जो दाहिर से असंतुष्ट लोग थे उन्होंने कहा था कि सर, जब तक शिवालय का झंडा लहराता रहेगा तब तक आप नहीं जीत पाएंगे। आप कौन बता रहा है? ये ब्राह्मण बताएंगे यहाँ के और सिंध के। किससे बता रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम से,
क्योंकि देवल की जो जनता है वो धर्म भीरू है, धर्म से बहुत ही भयभीत जनता है। यदि आप शिवालय में लगा हुआ जो झंडा है इसको गिरा दें तो देवालय की जो जनता होगी यह डर जाएगी और डरने के बाद वो आत्मसमर्पण कर देगी। मोहम्मद बिन कासिम ने यही किया था और उसने शिवालय पर, ठीक है, कि झंडे को गिराने जैसे गिराता है यहाँ की जनता जो है, देवल की जनता आत्मसमर्पण कर जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक कहावत कही जाती है कि हमें औरों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वो चीज़ यहाँ आपको देखने को मिल गई, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ देखें, जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, जब इन्होंने देवल पर विजय किया तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहीं पर जजिया लगाया था। जजिया का पहला प्रयोग कहाँ हो रहा है, आप कहेंगे देवल पर हो रहा है, और यहीं से, ठीक है, बड़ी संख्या में धर्मांतरण होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जजिया और जिहाद का प्रयोग भारत के किस भूभाग से हुआ है, ठीक है। जिहाद मतलब धर्मयुद्ध, ठीक है, कहाँ हुआ है, आप कहोगे देवल पर हुआ है, ठीक है। और अब हम अगला इनका अभियान देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का, और वो है नेऊन। नेऊन नेऊन एक प्रांत है, किसका, सिंध का प्रांत था, या दाहिर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नेऊन की पोजीशन क्या है तो आप कहेंगे सिंध में स्थित है, हैदराबाद। कहाँ का सिंध है, ये पाकिस्तानी सिंध है। अब पाकिस्तानी सिंध का हैदराबाद, न कि आप भारत का हैदराबाद मान लेंगे, ठीक है। सिंध में हैदराबाद है और हैदराबाद के दक्षिण में है नेऊन, ठीक है। और यहाँ नेऊन का प्रसिद्ध किला था। नेऊन क्या है, आप कहेंगे दाहिर का एक प्रसिद्ध किला था, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि जब नेऊन पर मोहम्मद बिन कासिम आता है तो आप याद रखिएगा एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। फिर से हमने आपको याद दिला दें कि हमें तो अपनों ने ही मारा है, अपनों ने ही लूटा है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि इस प्रसिद्ध किले के पास रहता है कौन, बौद्ध। और इन्हीं बौद्धों ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। और जब इन्होंने, एक बड़ा समुदाय हमारा स्वागत कर गया, तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध लड़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और देश या सिंध का नेऊन जो क्षेत्र है वो बिना लड़े ही कब्जे में आ गया, बिना किसी प्रतिरोध के ही, ठीक है, वो मोहम्मद बिन कासिम के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सहवान पर आक्रमण किया था। सहवान, या आप इसी को कह सकते हैं सिविस्तान। सिविस्तान पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो नेऊन का शासक था वो हम भूल गए थे आपको बताना। तो नेऊन का जो शासक था वो बाजरा था, बाजरा। अब ये जो बाजरा था वो नेऊन से भाग करके सहवान और सिविस्तान में ही आया था। एक्चुअल में बाजरा ही सहवान और सिविस्तान का भी शासक था। तो इसने क्या किया, ठीक है, इसने कोई प्रतिरोध ही नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि पूरी जनता, ठीक है, वह कैसे साथ दे चुकी थी मोहम्मद बिन कासिम का। तो बच्चों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आखिर जनता क्यों साथ दे रही है इस किसी विदेशी आक्रमणकारी का, या किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का, या किसी का भी, जो भी विदेशी रहा है उसका साथ हमारे देश की जनता ने क्यों दिया है। दोस्तों, इसके लिए हमको याद रखना होगा कि हमारे यहाँ जो वर्णवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, ठीक है, जो अपनों के शोषण की व्यवस्था है, ये सभी क्या है, ये सभी एक साजिश हैं, एक षड्यंत्र हैं। और इसी वर्णवादी और इसी जातिवादी व्यवस्था के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है, एक लंबे समय से एक विशेष वर्ग पर या एक बड़े समुदाय पर, ठीक है, अलगाववाद की बात की गई है। मानवता के बीच में जो दीवार खींची गई है, उस दीवार ने ही क्या किया था, हमें अब औरों से या अपनों से क्या किया था, बेगाना बना दिया था, ठीक है, क्लियर। और हम में ऊंच नीच, छूत अछूत, हीन और इस तमाम प्रकार की जो भावनाएं आई हैं, उन्हीं भावनाओं को विदेशी आक्रमणकारियों ने अच्छी तरह से भुनाया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सीसम। सीसम ये जाटों का क्षेत्र था, जाटों का राज्य था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सीसम में क्या है, आप कहेंगे कि सर यहाँ जाटों का राज्य था और इन्होंने भी, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लिया,
ठीक है, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन ये देखिए अब आएगा रावर विजय। ये रावर क्या है? आप कह देंगे कि सर रावर में दाहिर का किला था। दाहिर का किला है ये रावर, ठीक है। और अब आप ऐसे दिखा देंगे, दाहिर वर्सेस आप दिखा देंगे, मतलब इनके विरुद्ध जो युद्ध हो रहा है वह एमबीक्यू है, मोहम्मद बिन कासिम है। अब इसका आप परिणाम दिखा दो कि इसका क्या परिणाम आएगा, तो आप कहेंगे दाहिर मार दिया जाएगा, ठीक है। अब दाहिर की जो पत्नी है, ठीक है, वो कौन है? रानी बाई है, रानी बाई। तो पति के मरने के बाद इस सासिल लेडी ने, जैसे इतिहास क्या कहता है, बड़े सम्मान के साथ नाम लेता है इसका, तो इस लेडी ने क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया था। वो लड़ी थी और जब उसने देखा कि वह मार दी जाएगी तो उसने क्या किया था कि इनके हाथों में पड़ने से पहले ही इसने जौहर व्रत का पालन कर लिया था। और ये चीज़ याद रखिएगा, यह किसी मुस्लिम आक्रमणकारी के सामने किया जाने वाला ये पहला जौहर है, ठीक है। अब जो दाहिर का बेटा था वो है जय सिंह, ठीक है, जय सिंह। यही जय सिंह नौसा शाह के नाम से मुसलमान बनेगा। नौसा शाह के नाम से यह मुसलमान धर्म को या इस्लाम धर्म को अपनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जय सिंह आ गया, ठीक है ना। और यही जय सिंह है, ये जो भाग करके कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये भाग करके चला गया था कहाँ पर? आप कहोगे कि सर यह मुल्तान चला गया था, ठीक है। अब इसके बाद रावर के किले को जीतने के बाद, ठीक है, जौहर व्रत होने के बाद, ठीक है, इनका अगला जो अभियान है वो है ब्राह्मणाबाद पर, ठीक है। अब ब्राह्मणाबाद पर वो जीत लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रतिरोध। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरौर को जीता था, अरौर, जिसे आप अलौर भी कह सकते हैं, अलौर, ठीक है। ये अभी हमने बताया था कि यह सिंध की राजधानी थी और इस पर भी उन्होंने, ठीक है, क्या कर लिया था? बड़े आसानी के साथ कब्जा कर लिया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का जो अंतिम अभियान है वो है मुल्तान पर। और आप जानते हैं कि मुल्तान पर बहुत मुश्किल हो रहा था मोहम्मद बिन कासिम के लिए जीतना, ठीक है, नहीं जीत सकता था ये मुल्तान को। लेकिन उसने पुनः वही नीति अपनाई कि जो विरोधी थे उनको अपने पक्ष में किया, ठीक है। और इन विरोधियों ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम से बता दिया कि आप मुल्तान को जीत नहीं पाओगे, तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक आप मुल्तान में जाने वाले जो पीने के पानी को काट नहीं देते हैं, रोक नहीं देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यही किया, गर्मी का महीना और पीने के पानी को उसने रोक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो जनता थी, सेना थी, ये क्या करेगी? प्यासे तो युद्ध कर नहीं सकती थी और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पूरा का पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम को जो सफलता मिली है वह सफलता यही के लोगों ने दिलाया है, ठीक है। अब हमको देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध आक्रमण होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। तो आप कहोगे कि सर देखिए, एक तो बात आई कि पूरे सिंध में और पूरे मुल्तान में ये क्या होगा? आप कहेंगे इस्लाम की स्थापना होगी। हमने इस्लामिक राज्य की बात नहीं किया, हमने कहा कि इस्लाम की स्थापना होगी और उमैयद खलीफा का ये पूर्वी प्रांत बन जाएगा। सिंध और मुल्तान ये उमैयद खलीफा के पूर्वी प्रांत बन जाएंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, हम बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं जो कि शायद लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा कि अरबी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में यहाँ जो संपर्क स्थापित होता है, सामंजस्य स्थापित होता है, इसी से ही हिंदू सभ्यता की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मुस्लिम या इंडो इस्लामिक सभ्यताएं जब मिलती हैं
तो जो सभ्यता बनती है उसी का नाम है हिंदू सभ्यता, ठीक है। और इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने अल महफूजा नाम का एक नगर बनाता है, क्लियर ना। और फिर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि चिकित्सा में आयुर्वेद और अरब की हकीमी, ठीक है, जो चिकित्सा की पैथियाँ हैं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित होता है, ठीक है। जिहाद भी यहीं से शुरू होता है। और एक बात और याद रखिएगा, अंक गणित का जो ज्ञान है ये कहाँ पहुँच रहा है, तो आप कहेंगे कि सर अरब में पहुँचता है। और आज भी जो मुस्लिम राज्य हैं या मुस्लिम जो जुबान है या अरबी है, वहाँ अंक गणित को आज भी हिंदसा कहा जाता है। हिंदसा मतलब हिंद से आई हुई, ठीक है। और एक मैटर मुझसे छूट गया, धन्ना उस समय आयुर्वेद का बड़ा चिकित्सक था, ठीक है। तो ये अरब गया था और अरब से मल्ला और मंका तथा वाजीगर जैसे लोग कहाँ आए थे, आप कहेंगे ये भारत में आए थे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो अरबी लोग हैं ये भारत के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। क्यों अंदर नहीं प्रवेश कर पाए? क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन चल रहा था। दक्कन में चालुक्यों का एक बहुत ही ताकतवर राजवंश था, राष्ट्रकूटों का एक बड़ा राजवंश था। और देश के आंतरिक हिस्सों में, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन चल रहा था। कहीं नागभट्ट शासन कर रहे थे तो कहीं मेहरभोज कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में ये लोग, अरब लोग सफल नहीं हो पाएंगे और देश के जो आंतरिक भाग हैं इसमें सफलता मिलेगी तुर्कों को। और तुर्कों को क्यों सफलता मिलेगी, तो हम आपको बताएंगे कि भारत में कोई भी अगर सफल हुआ है तो भारत की आंतरिक कमियों के कारण ही सफल हुआ है। और आंतरिक कमियों पर मैंने आपको इशारा कर दिया है और भारत इन कमियों से आज भी मुक्त नहीं हो पाया, ठीक है। आज भी यहाँ पर जाति और धर्म, वर्णवाद की जो नफ़रत है, जो अजगर है, नफ़रत का जो अजगर है, ये सदैव फुफकारता है। और समय की ये मांग है कि हमें इस अजगर को समाप्त करना होगा, अन्यथा, ठीक है, हमारा समाज, ठीक है, चतुर्दिक विकास नहीं कर पाएगा। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।